Friends, welcome to Mathematics World Dr. सोनेन गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था किस प्रकार से मैंने आपको वेक्टर कैलकुलस एंड देयर एप्लीकेशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेट ए कराया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेक्टर कैलकुलस, दैट मींस द ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट एंड कर्ल एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डियर फ्रेंड्स, इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम सेट बी पढ़ेंगे, जिसमें हम बात करेंगे लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एंड ग्रीन थ्योरम। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर लिए, जिससे कि आपको मोर इंटरेस्टिंग वीडियो फ्यूचर में मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर कैलकुलस एंड देयर एप्लीकेशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेट। आपने मेरी वेबसाइट पे विजिट नहीं किया है तो आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर लिए www.sonendragupta.blogspot.com एंड www.sonendragupta.com पर। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे सर्च करिएगा मैथ्स फॉर यू, और व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आपको लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनविटेशन लिंक दे रखा है। तो आइए सबसे पहले, अगर हमें यहाँ पर, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको उससे रिलेटेड सारी थ्योरी बताई थी, इसी चीज को हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे कि लाइन इंटीग्रल क्या होता है। तो एनी इंटीग्रल विच इज टू बी इवैल्यूएटेड अलोंग अ कर्व इज कॉल्ड द लाइन इंटीग्रल। अगर हम मान लें कि हमारे पास कोई वेक्टर एफ है जो कि कंटीन्यूअस वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, डिफाइंड एवरी पॉइंट ऑफ सी इन स्पेस, देन द लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर एफ along the curve C is denoted by this symbol. This is the line integral f vector dot dr vector. अगर हम यहाँ पर मान लें कि हमारे पास वेक्टर f की वैल्यू f1i प्लस f2j प्लस f3k की फॉर्म में है, और dr की वैल्यू अगर आपके पास dxi प्लस dyj प्लस dzk की फॉर्म में है, तो ऐसी कंडीशन में हम अपने लाइन इंटीग्रल f डॉट dr को f1 प्लस f2j प्लस f3k इन दोनों टर्म का यदि हम यहाँ पर डॉट कर देते हैं तो हमें f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz मिल जाता है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में आपका जो टर्म होता है वहां पर आपको f ऑफ t जो होता है वो आपको t की फॉर्म में दिया रहता है, यानी कि फंक्शन जो होता है वो t वेरिएबल की फॉर्म में दिया रहता है। और ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम वर्क डन का लॉजिक अप्लाई करते हैं। तो वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन लाइन इंटीग्रल f डॉट dr को हमें यहाँ पर लिखना रहता है लाइन इंटीग्रल f वेक्टर ऑफ t dr अपॉन dt इंटू dt, यानी कि इस लॉजिक को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कई बार हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है जहां पर आपको बताना है कि वो फंक्शन जो है वो कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता। तो लॉजिक सिंपल सा है कि अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर f यदि pi प्लस qj की फॉर्म में दिया हुआ है किसी डोमेन d के लिए, यानी कोई रीजन आपको दिया होगा, और आपसे वाला बोला जाता है कि बताओ कि क्या वो हमारे पास कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट करता है कि करता है। बस आपको वहां पर चेक करना है कि डेल पी अपॉन डेल पाई इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल एक्स। अगर आपके पास ये वैल्यू अगर इक्वल आती है तो हम कहते हैं कि हमारा वेक्टर एफ जो है वो कंजर्वेटिव है। अगर ये वैल्यू इक्वल नहीं आएगी तो कंजर्वेटिव नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा है सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, मान लीजिए कि आपके पास कोई वेक्टर एफ है जो कि f1i प्लस f2j प्लस f3k को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द डबल इंटीग्रल f वेक्टर डॉट n कैप। यहाँ पर क्या है, दिस इज द n कैप। यहाँ पर ये n कैप को रिप्रेजेंट करता है, n कैप ds। यहाँ पर n कैप का मतलब है नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर f1i प्लस f2j प्लस f3k, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये जो टर्म हमारे पास दोनों जो है वो मिलके हमारे पास ds वेक्टर को बनाती है। क्या बनाती है, ds वेक्टर को। ds वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो dy dzi प्लस dz dxj प्लस dx dy आप इसको कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर मान लो अगर हमारे पास अगर xy प्लेन है तो xy प्लेन पे हमारा नॉर्मल कहां बढ़ रहा होगा, इन टर्म्स ऑफ द z एक्सिस, और z एक्सिस की डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास k। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जब हम यहाँ पर xy की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर k आ रहा है। इसी प्रकार जेड प्लेन पे यदि हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है तो वो y की डायरेक्शन में होगा, यानी कि j की डायरेक्शन में। और इसी प्रकार अगर मैं yz प्लेन पे यदि कोई नॉर्मल ड्रॉ करना है तो वो हमारा होगा x की डायरेक्शन यानी कि i की डायरेक्शन में। अगर हम इन दोनों का यदि हम यहाँ पर डॉट करते हैं तो आपको मिलेगा दिस इज अ डबल इंटीग्रल, यानी कि सरफेस इंटीग्रल f1 dy dz प्लस f2 dz dx और f3 dx dy। अब कई बार क्या होता है कि जब हमें सरफेस इंटीग्रल निकालना होता है, सरफेस इंटीग्रल को कई बुक्स के अंदर इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट किया जाता है कि सरफेस इंटीग्रल को हम यहाँ पर लाइन से रिप्रेजेंट कर दें
लेकिन यहाँ पर अगर हम एस लिख देते हैं तो वो अंडरस्टूड है कि वहां पे वो सरफेस इंटीग्रल की ही बात कर रहा है। एफ वेक्टर डॉट डीएस, यानी कि हम यहाँ पर एन केप डीएस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय द डीएस वेक्टर। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि हम जब भी अगर हमें सरफेस इंटीग्रल निकालना होता है तो वहां पर हमें प्रोजेक्शन का यूज करना होता है। तो प्रोजेक्शन का यूज कैसे करते हैं वो आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। A surface integral evaluated by reducing it to a double integral by projecting the given surface S onto one of the following coordinate plane। मान लीजिए कि मान लो हमारे पास ये एक सरफेस दे रखी है। इस सरफेस में अगर मान लो अगर हमें यहाँ पर जो आपको जो बाउंड्री जो दिखाई दे रही है वो S को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि एक क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आपको जो रेड पोर्शन जो दिखाई दे रहा है वो वेक्टर फील्ड एफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो आपके पास यहाँ पे ब्लू लाइन से जो दिखाई दे रही है, ब्लू एरो जो दिखाई दे रहा है, वो नॉर्मल यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक कर्व है जो एक्स वाई प्लेन पे बना हुआ है, हमें इस पे प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। तो इस पे प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए हमें जो भी प्रोजेक्शन लेना होगा, यानी कि उसका नॉर्मल यूनिट वेक्टर जो होगा वो जेड की डायरेक्शन में होगा। जेड की डायरेक्शन में होगा तो हम ऐसी कंडीशन में R is a projection of surface S on XY plane, then the ds1 की जो वैल्यू होगी वो dx dy अपॉन ऑफ n कैप d n कैप k कैप कहलाती है। तो हमारा फॉर्मूला जो है रिड्यूस हो जाता है सरफेस इंटीग्रल f वेक्टर n कैप ds इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल इन द रीजन R f वेक्टर n कैप ds dx dy अपॉन ऑफ n मॉड ऑफ n डॉट k। यहाँ पे ध्यान रखिए जहां पर भी आपको n दिखाई दे रहा है वो सारे के सारे n कैप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Where is unit outward normal drawn normal to S, the right hand side double integral in xy over the plane region R is evaluated by a twofold integrated integral। इसी प्रकार अगर हमें R2 अगर हमें यहाँ पर अगर yz प्लेन की अगर हमें बात करनी है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा दिस इज द सरफेस इंटीग्रल f वेक्टर डॉट n ds इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल इन द रीजन R2 f वेक्टर n कैप इनटू dz dx अपॉन ऑफ n कैप डॉट j। सिमिलरली अगर हमें यहाँ पर ZX प्लेन की अगर हमें बात करनी है, ZX प्लेन की बात करेंगे तो सरफेस इंटीग्रल f वेक्टर डॉट n कैप ds इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल इन द रीजन R3 f वेक्टर डॉट n कैप dx dy अपॉन ऑफ n डॉट k कैप। ओके, तो ये हमारा XY प्लेन के लिए हो गया या YZ प्लेन के लिए हो गया। ये आपके पास जो है दिस इज अ ZX प्लेन, दिस इज अ ZX प्लेन, दिस इज ZX प्लेन, और यहां पर आपके पास होगा दिस इज ZX प्लेन ऊपर आ गया, दिस इज XY प्लेन, तो दिस इज dy एंड डॉट dx dy dz देन dz dx है ना, dx dy dz dx देन dy dz दिस इज dy dz है ना, dy dz दैट मींस दिस इज अ I। ओके, दिस इज I। ओके, वॉल्यूम इंटीग्रल की अगर हम बात करते हैं तो वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए सिंपल लॉजिक हमारा ये है कि एनी इंटीग्रल which is to be evaluated over a volume is called a volume integral। If V is a volume bounded by the surface S, then the triple integration is denoted by this symbol or by this symbol are called the volume integral। The first of this is a vector and second is called the vector form। अब हम यहाँ पर अगर वॉल्यूम इंटीग्रल को चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अगर हमारा वेक्टर f है f1i प्लस f2j प्लस f3k, then the triple integration वेक्टर dv इक्वल टू ऑफ दिस मच। ओके, नेक्स्ट हमारा है स्टोक थ्योरम। तो स्टोक थ्योरम क्या होता है, इफ S इज एन ओपन सरफेस बाउंडेड बाय क्लोज कर्व C, यदि हमारे पास क्या है कि S मेरे पास कोई ओपन सरफेस है जो हमारे पास क्लोज कर्व C से बाउंडेड हो रही है, और वेक्टर f को यदि हम f1i प्लस f2j प्लस f3k से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सर जो स्टोक थ्योरम होती है दिस इज रिलेशन बिटवीन द लाइन एंड सरफेस इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल f वेक्टर डॉट डी है, यानी कि कई क्वेश्चन में आपसे बोला जाता है कि आप लाइन इंटीग्रल निकालिए, लेकिन अगर हमारा लाइन इंटीग्रल वहां पर आसानी से नहीं निकल रहा है लेकिन उसका सरफेस इंटीग्रल वहां पर आसानी से निकल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम स्टोक थ्योरम का यूज करेंगे। ओके, एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हम स्टोक थ्योरम का यूज करेंगे तो हमेशा हमारी डायरेक्शन जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें मूव करना है। ओके, अगर हम ऐसे की कार्टेशियन फॉर्म लेना तो कार्टेशियन फॉर्म क्या है कि अगर वेक्टर f की वैल्यू f1i प्लस f2j प्लस f3 की है, वेक्टर r की वैल्यू xi प्लस yj प्लस z की है, तो dr इक्वल टू हमारा dxi प्लस dyj प्लस dz की होगा। तो f डॉट r की वैल्यू आपके पास इस प्रकार से निकाली जाएगी, और कर्ल f वेक्टर जो है i j k डेल अपॉन डेल x डेल अपॉन डेल y और डेल अपॉन डेल z f1 f2 f3, जिसको हम इस प्रकार से एक्सपांड करते हैं।
नेक्स्ट हमारा है इसके बाद गॉस डाइवर्जन थ्योरम। तो गॉस डाइवर्जन थ्योरम जो होता है इट इज अ रिलेशन बिटवीन द सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। अगर आपको किसी क्वेश्चन में लग रहा है कि आप सरफेस इंटीग्रल नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन अगर आपका वॉल्यूम इंटीग्रल निकालने में आपको ज्यादा आसानी होती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको गॉस डाइवर्जन थ्योरम का यूज करना है। ओके, तो गॉस डाइवर्जन थ्योरम का रिलेशन क्या हमारे पास है कि सरफेस इंटीग्रल एफ वेक्टर एन कैप डीएस इक्वल टू द ट्रिपल इंटीग्रेशन अंडर द वॉल्यूम डाइवर्जन एफ वेक्टर इनटू डीवी। इसी का यदि हम कार्टेशियन फॉर्म बनाना चाहते हैं तो हमारे पास होगा दिस इज अ वेक्टर एफ f1i प्लस f2j प्लस f3k एंड डाइवर्जन डेल एफ वेक्टर डेल डॉट एफ वेक्टर इक्वल टू ऑफ दिस मच। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बात का इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस तरीके से कराए जा रहे हैं कि पहले जो भी इस पे भी हम क्वेश्चन कराने वाले, पहले उस टॉपिक को हम यहाँ पर वन बाय वन यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करने के बाद आपको उसको बेस्ट क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो इस लेक्चर को 100 लाइक तक पहुंचाने में मेरी हेल्प करिएगा। थैंक यू सो मच। अब हम बात करेंगे ग्रीन थ्योरम के बारे में। तो ग्रीन थ्योरम हमारे क्या है? तो ग्रीन थ्योरम जो होती है इट इज रिलेशन बिटवीन द लाइन एंड सरफेस इंटीग्रल। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रीन थ्योरम और स्टोक थ्योरम? स्टोक थ्योरम जो होती है एंटायरली प्लेन के बारे में बात करती है, यानी कि एंटायरली सरफेस के बारे में बात करती है, जबकि ग्रीन थ्योरम जो होती है वो केवल प्लेन के बारे में बात करती है, यानी कि हम एक्स वाई प्लेन की बात करेंगे, वाई जेड प्लेन की बात करेंगे, जेड एक्स प्लेन की बात करेंगे। इफ m of xy and n of xy their partial derivative del n upon del y or del n upon del x are in the region R of xy plane bounded by a closed curve C, then ऐसी कंडीशन में हमारा जो स्टोक थ्योरम जो होगा, सॉरी दैट मींस ग्रीन थ्योरम जो होगा वो क्लोज लाइन इंटीग्रल m dx plus n dy इक्वल टू द डबल इंटीग्रेशन इन द रीजन R del n upon del x माइनस del n upon del y into dx dy होगा। अगर हमें इसी की ग्रीन थ्योरम का अगर हमें यहाँ पर वेक्टर फॉर्म लिखना है तो हम अगर मान लेते हैं कि हमारे पास वेक्टर एफ जो है वो एम आई प्लस एन जे की फॉर्म में है, वेक्टर आर जो है वो एक्स आई प्लस वाई जे की फॉर्म में है, और के वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर, क्योंकि हम एक्स वाई प्लेन की बात करें तो इस पर जो भी नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा वो हमेशा जेड एक्सिस पे होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमने यहाँ पर जो एन कैप की वैल्यू वो के कैप ले रखी है। इट इज अ लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल कल एफ डॉट के कैप डी एक्स डी वाई। ना अब आप तैयार हो चुके हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आपने पूरी थ्योरी पढ़ ली है, दैट मींस लाइन इंटीग्रल आपने डिस्कस कर लिया है, उसके बाद आपने सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल के बारे में बात कर ली है, उसके बाद आपने स्टोक थ्योरम, गॉस डाइवर्जन थ्योरम और आपने यहाँ पर ग्रीन थ्योरम के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। आइए देखें कि हमारे पास किस प्रकार से क्वेश्चन जो पूछे सकते हैं, जो फाइनल आरजीबी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट होता है तो आप लेक्चर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरी जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो पहला क्वेश्चन हमारा है दिस इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है? देखिए, स्टोक थ्योरम इज अ रिलेशन बिटवीन सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल, हम जानते हैं। तो स्टोक थ्योरम जो होता है वो लाइन और सरफेस के बीच में रिलेशन होता है, तो डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दैट मींस हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, स्टोक थ्योरम इज अ रिलेशन बिटवीन, स्टोक थ्योरम जो होती है वो रिलेशन होती है लाइन और सरफेस के बीच में, तो हमारा ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, गॉस डाइवर्जन थ्योरम इज अ रिलेशन बिटवीन, गॉस डाइवर्जन थ्योरम जो होती है वो रिलेशन होती है सरफेस और वॉल्यूम के बीच में, तो आपका जो ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा सही। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला हुआ है कि वेक्टर f इक्वल टू 3xyi माइनस वाई स्क्वायर जे दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल f डॉट dr हमें निकालना है, वेयर c इज द आर्क ऑफ द पैराबोला y इक्वल टू 2x स्क्वायर फ्रॉम 0 0 टू 1 2। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है? अब देखिए, अगर हमें यहाँ पर लाइन इंटीग्रल निकालना है तो हमें यहाँ पर dx dy निकालना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर का, तो लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर को अगर हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ पर एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है? दिस इज 3xy आई माइनस वाई स्क्वायर जे। ओके, डी आर की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? दिस इज डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, राइट। दोनों का यदि मैं डॉट करता हूं तो यहां पर मुझे कितना मिलेगा? दिस इज 3xy dx minus c, this is c, y square dy।
अब देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारे पास जो x की जो लिमिट दे रखी है वो 0 से 1 दे रखी है, और y की लिमिट जो दे रखी है वो आपको 0 से 2 दे रखी है। लेकिन प्रॉब्लम हमारे सामने ये है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास y की जो y dx लिखा हुआ, तो इस y को हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर 0 to 1 लिया, ठीक है, दिस इज 3x, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2x स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर 2x स्क्वायर को रख दिया। ओके, देन इस वाले इंटीग्रल को हम y के लिए सॉल्व करेंगे, तो दिस इज 0 से 2 y स्क्वायर dy। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको। तो अब ये मेरा जो इंटीग्रल है वो कितना बन गया हमारे पास, जो इंटीग्रल हमारे पास बन गया दिस इज 6x क्यूब, 6x क्यूब, x क्यूब का इंटीग्रल करेंगे तो x टू द पावर 4/4 बनेगा, दिस इज 0 to 1। ओके राइट, और यहां पर हमारे पास बनेगा दिस इज अ y क्यूब अपॉन 3 लिमिट 0 to 2। तो यहां पर आपको मिलेगा दिस इज 3/2 है ना, इंटू 1 माइनस दिस इज 8/3, दिस इज 8/3। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, दिस इज 6 से, यानी कि 9 माइनस 16, यानी कि -7/6। दैट मीन 7/6 इसमें हमारा -7/6 हमारा ऑप्शन है, दिस इज ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा वो -7/6 माना जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। The value of the line integral f vector dot dr where vector f equal to xy I plus zy plus xzk and c is a curve r vector ti plus t square j plus tq t varying from -1 to +1। मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर हमें लाइन इंटीग्रल सॉल्व करना है जिसमें हमारे पास अगर t की फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन अगर आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हमें वर्क डन का लॉजिक यहाँ पर अप्लाई करना होता है। वर्क डन का लॉजिक हमारे पास क्या था, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी अगर आपको यहाँ पर इंटीग्रल निकालना है, दैट मीन्स अगर हमें आई इंटीग्रल निकालना है यानी कि वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि दिस इज अ w इक्वल टू दिस इज अ लाइन इंटीग्रल f डॉट dr है ना, और इसी को फिर हम यहाँ पर लिख लेंगे दिस इज द f वेक्टर डॉट dr अपॉन dt इंटू dt। इस लॉजिक को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ओके, अब यहां पर अप्लाई तो करना है, तो यहां पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि लिमिट तो हमें टी की ऑलरेडी दे रखी है। अब यहां पर वेक्टर एफ जो है वो आपको एक्स वाई जेड वाई और एक्स जेड की फॉर्म में दे रखा है। अब देखिए जो आपको आर वेक्टर दे रखा है उसमें वो हमारा जो आर वेक्टर जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में वो हमारा कितना लिखा था, दिस इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के की फॉर्म में हमारे पास वैल्यू होती है ना। तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक्स की वैल्यू टी है, वाई की वैल्यू टी स्क्वायर और जेड की वैल्यू टी क्यू है। तो x इंटू वाई करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, दिस इज टी क्यू। ओके, तो हमारे पास दिस हो गया दिस इज टी क्यू प्लस देन हमारे पास z इंटू वाई है, तो z इंटू वाई का मतलब क्या हुआ, दिस इज टी टू द पावर 5, टी टू द पावर 5 जे। देन इसके बाद हमारा है x इंटू जेड, तो x इंटू जेड का मतलब टी टू द पावर 4 हो जाएगा, टी टू द पावर 4 है ना। साथ में dr अपॉन dt निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, दिस इज द आई प्लस 2t j प्लस 3t स्क्वायर के, 3t स्क्वायर के। अब दोनों का हम यहाँ पर डॉट कर दें, तो दोनों का डॉट करेंगे, दिस इज -1 to +1, कितना बनेगा, दिस इज टी क्यू, दिस इज टी क्यू प्लस टी टू दी पावर 5 का इसके साथ करेंगे तो 2t6 मिलेगा, एंड टी टू दी पावर 4 का इसके साथ करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, दिस इज द 3t6 है ना, 3t6 dt। एक बार फिर से चेक कर लेते थे, टी क्यू टी टू दी पावर 5 का 2t6 हो गया, दिस इज यानी कि हमारे पास जो वैल्यू हो गई दिस इज -1 to +1, दिस इज टी क्यू प्लस दिस इज 5t6 इंटू dt। ओके, अब देखिए यहां पर टी क्यू जो है वो ऑड फंक्शन है, तो माइनस में से +1 के लिए हमारा पहला इंटीग्रल हो जाएगा 0, लेकिन टी टू दी पावर 6 जो है वो इवन फंक्शन, तो यहां पर हमारा लिखा आएगा दिस इज 10, दिस इज 0 to 1 टी टू दी पावर 6 dt। दैट मीन्स हमारा जो आंसर आएगा दिस इज 10, दिस इज टी टू दी पावर 7 अपॉन 7 लिमिट 0 to 1, तो आपका आंसर मिलेगा दिस इज 10 अपॉन 7। ओके, तो योर करेक्ट आंसर इज बी। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो बी होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किया है।
तो ध्यान रखिएगा, जो आरजीपी में जो फाइनल एग्जाम होगा वहां पर ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझना है, उसके बाद ही आपसे क्वेश्चन बनेंगे। और आपको हर टॉपिक का डीप नॉलेज होना जरूरी है, डीप नॉलेज होना जरूरी है। जब तक आपको डीप नॉलेज नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर फील्ड इज कंजर्वेटिव। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर हमें कंजर्वेटिव की बात करनी है तो हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, जो भी वेक्टर दिया हो वो हमारे पास जो होगा वो पी और क्यू की फॉर्म में मिलना चाहिए, यानी कि वेक्टर एफ जो है वो पी आई प्लस क्यू जे की फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर हम पहले वाले की अगर हम बात करें तो आपके पास p की वैल्यू हो गई, दिस इज 2x³ y टू दी पावर 4 प्लस x है। तो हम जो डेल p बाय p होता है उसको y के रिस्पेक्ट में करते हैं, कितना आएगा आपके पास, दिस इज 8x³ y³ प्लस 0, और जो q की जो वैल्यू होती है यानी कि 2x टू दी पावर 4 y³ प्लस वाई, इसका हम निकालते हैं डेल क्यू अपॉन डेल एक्स। ओके, तो ये हमारे पास कितना होगा, दिस इज 8x³ प्लस y³ प्लस 0, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि दोनों की दोनों वैल्यू मेरे पास इक्वल आ रही है, यानी कि डेल पी अपॉन डेल वाई जो है इक्वल आ रहा है डेल क्यू अपॉन डेल एक्स के। इसका मतलब ये कि फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर कहलाएगा। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज नॉट कंजर्वेटिव। इनमें से आपको बताना है कौन सा कंजर्वेटिव नहीं है। तो बस आप ऊपर की तरफ क्वेश्चन को चेक करिएगा, तो इसमें जो हमारे पास कंजर्वेटिव नहीं होगा वो आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी हमारा कहलाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया कि यूज स्टोक्स थ्योरम टू इवैल्यूएट द लाइन इंटीग्रल 2x माइनस y dx minus yz square dy minus y square z dx, where C is a circle x square plus y square equal to 1 corresponding to the surface of a sphere of unit radius is। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास जो यूनिट रेडियस जो दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। अगर हम इसका स्टोक्स थ्योरम अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर जो वेक्टर एफ है, तो वेक्टर एफ आपके पास क्वेश्चन में कितना है, जैसे 2x माइनस वाई आई है ना, this is a minus yz square j माइनस y स्क्वायर z के, है ना। इसका हम यहाँ पर कर्ल निकालना चाहते हैं, तो कर्ल निकालना चाहते हैं यानी कर्ल f वेक्टर के अगर हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे तो मेरे पास कितनी आएगी, दिस इज i, दिस इज j एंड दिस इज k, है ना। तो i हमारे पास होगा, दिस इज डेल अपॉन डेल x, दिस इज डेल अपॉन डेल y एंड दिस इज डेल अपॉन डेल z, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास है दिस इज 2x माइनस वाई, यहाँ पर ये दिस इज माइनस वाई जेड स्क्वायर, यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर जेड, राइट। अब i के लिए हम सॉल्व करें यानी कि दिस इज माइनस 2yz, इसको भी सॉल्व करें तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2yz हो जाएगा यानी कि ये 0 बन जाएगा। देन प्लस j के लिए यानी कि दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज 0। और k के लिए अगर हम सॉल्व करें, दिस k के लिए अगर यहाँ पर माइनस साइन है, k के लिए सॉल्व करें दिस इज 0 एंड y के लिए करेंगे तो दिस इज 1, है ना। तो यहाँ पर आपको केवल k कैप आपको यहाँ पर मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर हमें इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पर हमें n कैप निकालना होगा, तो n कैप की जो वैल्यू होगी वो n कैप की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास कितनी होगी, दिस इज क्योंकि एक्स वाई प्लेन पे हम डालेंगे तो वो k के बराबर होगा, है ना। तो सरफेस इंटीग्रल अगर हम निकालना चाहेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, दिस इज सरफेस कर्ल एफ डॉट एन इंटू डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय एन डॉट के, है ना। तो ये मेरे पास कितना आएगा, दिस इज सरफेस इंटीग्रल s, कल f डॉट n की वैल्यू कितनी होगी, कल f हमारे पास कितना मिला है k, और k का k के साथ करेंगे तो 1 मिलेगा, ऊपर dx dy हो गया, नीचे भी मेरे पास हो गया 1, यानी कि मेरे पास आ गया दिस इज अ सरफेस इंटीग्रल 1 dx dy। अब देखो 1 जो dx dy आ गया ये मेरे पास कहलाएगा दिस इज
एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास कितना होता है, दिस इज पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास रेडियस जो दे रखा है 1 दे रखा है, इसका मतलब ये होगा कि हमारा आंसर जो होगा दिस इज अ पाई। तो करेक्ट आंसर इज पाई, ऑलरेडी यहाँ पर ऑप्शन लगा हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, वैल्यू निकालनी है हमें। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर वेयर वेक्टर एफ इक्वल टू एक्स माइनस वाई जेड आई प्लस वाई माइनस जेड एक्स जे प्लस जेड माइनस एक्स वाई के एंड सी इज द ट्रायंगल whose vertices are A, B and C। अब देखिए ये भी क्वेश्चन में हमें लाइन इंटीग्रल दिया हुआ, तो इस क्वेश्चन में अगर हमें लाइन इंटीग्रल दिया तो हम क्या करते हैं, इसका कर्ल निकाल लेते हैं। तो यहां पर हमने इसका निकाला, दिस इज अ कर्ल एफ वेक्टर निकालते हैं ना। तो ये आएगा दिस इज आई, दिस इज जे एंड दिस इज के, दिस इज डेल अपॉन डेल एक्स, दिस इज डेल अपॉन डेल वाई एंड दिस इज डेल अपॉन डेल जेड। ओके, दिस इज एक्स माइनस वाई जेड, this is y minus zx and this is z minus xy। ओके, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो पहले i के लिए कर रहे हैं हम यहाँ पर सॉल्व, तो i के लिए करेंगे यानी कि इसको हम y के लिए करेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा, दिस इज अ माइनस ऑफ x। इसको z के लिए करेंगे तो माइनस ऑफ x यानी कि प्लस x मिल जाएगा। देन माइनस j के लिए करें तो दिस इज x के लिए करें तो हमको यहाँ पर माइनस y मिलेगा। इसको z के लिए करेंगे तो आपको प्लस y मिल जाएगा, और प्लस k के लिए करेंगे तो आपको मिलेगा दिस इज k के लिए करेंगे यानी कि x के लिए करेंगे तो माइनस z, और यहाँ पर y के लिए करेंगे तो प्लस z। तो इसका मतलब ये होगा कि आपको सीधे सीधे जीरो वेक्टर मिल रहा है। इट मींस अगर हम यहाँ पर स्टोक्स थ्योरम से सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे को आंसर जीरो मिल गया है। जीरो वेक्टर से मतलब ये है कि जब हम कल एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस करेंगे तो हमारे पास दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आउटपुट जो आएगा वो जीरो मिलेगा हमें। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा यूज द डाइवर्जेंस थ्योरम द वैल्यू ऑफ द डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डीएस वेयर एस इज एनी क्लोज सरफेस। देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला गया है कि आपको यहाँ पर सरफेस इसका आपको निकालना है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से अप्लाई करना है। लेकिन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से अप्लाई करने से पहले यहाँ पर हमें इसका डेल निकालना है। तो पहले हम यहाँ पर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू को निकाल लेते हैं, है ना। इस वैल्यू को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेल का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। यानी कि हम क्या करेंगे, पहले एक बार इसको x के लिए करेंगे तो 2x मिलेगा, फिर इसी को y के लिए करेंगे तो कितना मिलेगा, दिस इज 2y, और इसी को z के लिए करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे 2z, है ना। अब इसका मतलब ये होगा कि ये मुझे मिल गया वेक्टर f, ये क्या मिल गया मुझे, वेक्टर f मिल गया। अब हम इसमें लगाएंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, यानी कि अब हम यहाँ पर निकालेंगे डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर f। क्या निकालेंगे, डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर f, यानी कि फिर से हम यहाँ पर डेल f वेक्टर को निकालेंगे। यानी कि फिर से अब हम क्या करेंगे कि i को i के साथ करेंगे तो यानी कि डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ 2x कहलाएगा, देन डेल अपॉन डेल y ऑफ 2y कहलाएगा, और डेल अपॉन डेल z ऑफ 2z कहलाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको मिलेगा दिस इज 2, दिस इज 2 एंड दिस इज 2, यानी कि 6। ओके, अब हम क्या करेंगे, बाय द जीडीटी यानी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की हेल्प से जो हमारा सॉल्यूशन क्या था, दिस इज अ वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंट एफ वेक्टर इनटू डीवी होता है ना। तो आपको मिला है 6 इंटू डीवी, तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कर देंगे इंटीग्रल, कितना आएगा 6p, यानी कि आपका आंसर आएगा। यदि कोई डाउट, अगर कुछ भी आपको डाउट अपने मन में आ रहा है तो आप लेक्चर कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। साथ में अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप इस लेक्चर को 100 लाइक तक आपको पहुंचाना आपका काम है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आपका यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम surface integral f vector dot n ds where f equal to of this much, s is the surface of the sphere with the center 3 minus 1 2 and radius 3। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में बोला गया है। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में अगर हमसे बोल रहा है तो आपको यहाँ पर वेक्टर f का निकालना पड़ेगा, डाइवर्जेंट f वेक्टर। डाइवर्जेंट f वेक्टर आप यहाँ पर इवेल्युएट करिए। तो इसका मतलब है कि इस वाले टर्म को हम x के लिए करेंगे तो कितना मिलेगा, दिस इज 2। इस वाले टर्म को हम करेंगे y के लिए तो कितना मिलेगा, -1, और इस वाले टर्म को हम z के लिए करेंगे तो कितना मिलेगा, +2। यानी कि हम यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना। तो दिस इज द 3। अब बाय द जीडीटी के थ्रू अगर हम चलते हैं तो जीडीटी के थ्रू चलते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इज अ b, t
3dv होगा, यानी कि 3 इंटू वॉल्यूम होगा, यानी कि हमारा आंसर जो आएगा वो 3v मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को हम फुल लेंथ से सॉल्व नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हमें केवल उतना ही सॉल्व करना है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको थ्योरी के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना जरूरी है, जो कि भी आपको प्रीवियसली बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है, यूजिंग द गॉस डाइवरेज थ्योरम द वैल्यू ऑफ द सरफेस इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट एन कैप ds वेयर एफ इक्वल टू ऑफ दिस में एस इज द सरफेस ऑफ द स्फीयर, यानी कि सेम क्वेश्चन हमारा है, बस अंतर इतना है यहाँ पर ये वॉल्यूम की फॉर्म में पूछा गया था और यहाँ पर आपको जो है आंसर दे रखा है। तो कुछ नहीं है कि अभी हमें आंसर जो मिला था वो 3v मिला था। क्या मिला था? 3v मिला था। यहाँ पे v जो है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का मतलब होता है 4/3 पाई r। r रेडियस कितना हमारे पास 3, तो यानी कि 3 का क्यूब हो गया, 3 का क्यूब हो गया, इसका मतलब क्या, 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया, यानी कि ये हो गया 9, 27 इंटू 4, तो 27 इंटू 4 पाई है ना, चाहिए तभी मुझे आंसर मिलेगा, और 4 रेडियस होगा, इसका मतलब यहाँ पर मुझे 4 मिलेगा, तो मेरा आंसर जो आएगा वो 256 मिल पाएगा। ओके, तो यहाँ पर करेक्शन है, दिस इज रेडियस 4। क्वेश्चन नंबर 14, यूज ग्रीन थ्योरम टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल xy dx x square by q dy where c is the triangle with the vertices 1 0 1 2 with a positive orientation। हमें यहाँ पे ग्रीन थ्योरम का यहाँ पर यूज करना है। तो ग्रीन थ्योरम के यूज के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने ग्रीन थ्योरम आपको बताई थी कि अगर हमारे पास mdx प्लस dy की फॉर्म में अगर हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है, तो यहाँ पर हमें जो करना रहता है वो del n अपॉन del x माइनस del m अपॉन del y करना होता है। तो इस लॉजिक को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ओके, तो इस लॉजिक को अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये कि क्वेश्चन में मेरे पास जो m की वैल्यू है वो दे रखी है xy, और n की जो वैल्यू है वो मुझे दे रखी है दिस इज x स्क्वायर बाई क्यू। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर del m अपॉन del y निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर दिस इज अ लाइन इंटीग्रल c m dx प्लस n dy इक्वल टू जो होता है वो सरफेस इंटीग्रल s यानी कि रीजन r, दिस इज द del n अपॉन del x माइनस del m अपॉन del y होगा, एंड दिस इज dx dy मेरे पास मिलेगा, है ना। ओके, तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया, दिस इज r del n अपॉन del x मेरे पास कितना, दिस इज x, इसका मुझे डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा 2x y क्यूब माइनस इसका x y का करेंगे तो कितना मिलेगा हमें y के लिए, तो ये कितना मिलेगा हमें, दिस इज योर x dx dy। अब प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में ये है कि हमें यहाँ पर लिमिट नहीं पता है। तो देखो भाई, इससे पहले हम लिमिट बना लेते हैं। ध्यान से देखिए आप, 0 0 मेरे पास यहाँ पर होगा, 1 0 मेरे पास यहाँ पर है, और 1 2 मेरे पास जो है वो यहाँ पर, दिस इज 1 2। इसका मतलब ये होगा कि मेरा जो दिस इज लाइन इंटीग्रल कुछ इस प्रकार से हो रहा है। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि x की लिमिट 0 से 1 है और y की लिमिट 0 से 2 है। दैट मीन्स दिस इज 0 to 1, और y की लिमिट जो है 0 से 2 है। तो 2x y क्यूब माइनस x dx dy, यानी कि हम पहले इंटीग्रल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो आपको मिलेगा जैसे 2x y टू दी पावर 4, यानी कि x y टू दी पावर 4 अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस एक्स वाई लिमिट 0 to 2 dx। ओके, दैट में 0 to 1, ये हमें कितना मिलेगा, दिस इज 2 रख दें तो ये 16 अपॉन 2 यानी कि 8x, और ये हो जाएगा मेरे पास 2x, है ना, यानी कितना आएगा, दिस इज 6, और x को इंटीग्रेट करूंगा तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 1, यानी कि दिस इज 6 अपॉन 2, दैट मीन्स 3 आंसर आ रहा है। आंसर जो हमें मिलेगा इसका वो नन ऑफ दिस हमें मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, टू फाइंड वॉल्यूम कैन बी यूज्ड। वॉल्यूम हमें किस प्रकार से निकाला है, तो ध्यान रखना वॉल्यूम जो है वो डबल इंटीग्रल से भी निकाल सकते हैं और ट्रिपल इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विद साइड ए। तो देखिए हमें क्यूब का साइड निकालना है, तो हमारे पास जो लिमिट है वो 0 to a, तीनों की तीनों 0 to a मिलेगी, और यहां पर आपके पास होगा, यहां पर हमारे पास होगा दिस इज द dx dy और dz।
जीरो टू ए, यानी कि आपको कितना मिलेगा x जीरो टू ए, दिस इज y जीरो टू ए और z जीरो टू ए, यानी कि आपका आंसर आएगा दिस इज ए क्यू। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 17, इन मल्टीपल इंटीग्रल इफ द लिमिट डिपेंड ऑन वेरिएबल देन द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकती है, तो इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, फॉर एनी क्लोज सरफेस एज द वैल्यू ऑफ द सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन कैप जो होगी वो हमेशा जीरो आपको मिलेगा। ओके, कोई भी आप सरफेस दे लें। क्वेश्चन नंबर 19, द वैल्यू ऑफ द सरफेस इंटीग्रल डेल आर स्क्वायर एन वेक्टर डीएस जो होता है वेयर एस इज एनी क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग अ वॉल्यूम बी। देखिए अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि हमें डेल आर स्क्वायर की वैल्यू को हमें निकालना है। डेल आर स्क्वायर की वैल्यू का मतलब है यहां पर आपको डेल जो है, पहले आर स्क्वायर का मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। तो ये मुझे कितना मिलेगा, दिस इज 2xi 2yj और 2zk। अब इसी में हम लगा देते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएंगे तो ये हमारा जो बन जाएगा दिस इज अ वेक्टर एफ, तो वेक्टर एफ पे लगाते हैं, तो वेक्टर एफ का मतलब होगा दिस इज द डेल एफ वेक्टर, तो डेल एफ वेक्टर होगा तो हमें कितना मिलेगा, दिस इज 2 प्लस 2 यानी कि 6। दैट मीन्स हमारे पास जो वॉल्यूम इंटीग्रल होगा दिस इज 6 इंटू डी यानी कि 6b, तो करेक्ट आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, by using Stokes theorem to value of the z by dx plus zx dy plus x y dz where c is the curve x square plus y square equal to 1 और z equal to y square। देखिए अब यहाँ पर स्टोक थ्योरम लगाने को हमसे कह रहा है, इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर लाइन इंटीग्रल यानी कि वेक्टर f जो दे रखा है वो आपके पास z y plus zx plus x y दे रखा है, यानी कि हम क्या करते हैं कि अगर हमें यहाँ पर स्टोक थ्योरम लगाने को कह रहा है इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर कर्ल एफ वेक्टर की वैल्यू निकालनी होगी ना, कल एफ वेक्टर की वैल्यू निकालनी होगी, इसका मतलब क्या होगा, दिस इज आई जे एंड के, दिस इज डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई, दिस इज डेल अपॉन डेल जेड, यहां पर आपको मिलेगा दिस इज जेड वाई, दिस इज द जेड एक्स एंड दिस इज द एक्स वाई। ओके, इसको हम सिंप्लीफाई करें आई के लिए, तो भाई पहले हम करेंगे वाई, तो हमारे पास मिलेगा दिस इज एक्स माइनस एक्स, जे के लिए करें तो दिस इज y माइनस एंड दिस इज y, यानी कि हमें जीरो की तरफ मिल रहा है, इसका मतलब हमें जीरो कुछ मिलना चाहिए। x का करेंगे दिस इज z माइनस ऑफ z, यानी कि आपको जीरो मिल रहा है, जीरो वेक्टर, दैट मींस डेफिनेटली इसका आंसर हमारा जीरो ही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, बाय यूजिंग स्टोक थ्योरम द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल। अगेन हमसे यहाँ पर लाइन इंटीग्रल के बारे में पूछा, यानी कि फिर से हमें इस क्वेश्चन में कर्ल निकालना होगा, तो यहाँ पर हम यहाँ पर कर्ल आर वेक्टर निकाल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या काफी बड़े बड़े नहीं है ये, दिस इज आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई एंड दिस इज डेल अपॉन डेल जेड, दिस इज e टू द पावर x, दिस इज 2y एंड दिस इज 1, है ना। तो यहाँ पर हम पहले निकालें तो एक y के लिए निकालें तो जीरो हो गया, ये भी टर्म जीरो हो रही है, दिस इज अ माइनस जे, दैट मीन्स दिस इज जीरो माइनस जीरो, देन के लिए भी निकालें, के लिए भी निकालें, दिस इज जीरो एंड दिस इज जीरो, इसका मतलब है कि इसका भी हमारा आंसर जो है वो जीरो मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, देखिए द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल आर वेक्टर डी आर। देखिए अगर क्वेश्चन में लाइन इंटीग्रल दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि हमें इसका सरफेस इंटीग्रल निकालना है, कर्ल एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस निकालना है। डेफिनेटली मुझे पता है कि कर्ल आर जो होता है, कर्ल आर की जो वैल्यू होती है, दिस इज अ सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल आर जो होता है वो आपका जीरो वेक्टर के बराबर होता है, तो हमें यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, दिस आंसर इज आल्सो इज जीरो। क्वेश्चन नंबर 23, द वैल्यू ऑफ द सरफेस इंटीग्रल axi प्लस ayj प्लस az के, तो क्वेश्चन जो है आपका सरफेस इंटीग्रल से रिलेटेड है, इसका मतलब है इसका वॉल्यूम इंटीग्रल निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम इंटीग्रल निकालने के लिए हमें यहाँ पर जीडीटी अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर f निकालना पड़ेगा, यानी कि इस टर्म को हम करेंगे x के लिए तो आपको a मिलेगा, इस टर्म को करेंगे y के लिए तो आपको a मिलेगा, इस टर्म को z के लिए करेंगे तो आपको a मिलेगा, यानी कि 3a, है ना।
तो बाय द जीडीटी हमें क्या होगा, दिस इज अ वॉल्यूम 3A इंटू DV, तो ये हो गया दिस इज 3A और V इज अ वॉल्यूम, है ना। V एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमारे पास जब V जो दे रखा है, V के बारे में हमें कुछ बोला नहीं गया है, तो हम इसके बारे में डेटा जो हमारा अनकम्प्लीट है तो हम इसका नन ऑफ दिस आंसर देंगे। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में हो सकता है कि V इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर करके बोला जाता, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते, जैसे 4/3 पाई इंटू 1 कर देते, तो आपके पास का 3 से 3 कैंसिल होता है, 4 पाई A मिल जाता। लेकिन क्वेश्चन में आपका वॉल्यूम के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, इसका मतलब है कि हमें ये डेटा जो है अनकम्प्लीट है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है, द वैल्यू ऑफ द सरफेस इंटीग्रल r वेक्टर n कैप ds वेयर s इज द सरफेस ऑफ स्फीयर, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में नहीं दे रखा था। इसका मतलब है कि भाई हमें इस क्वेश्चन में भी जीडीटी अप्लाई करना है। तो जीडीटी अप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, दिस इज डाइवर्जेंट ऑफ r वेक्टर मुझे निकालना पड़ेगा, दिस इज dv, और मैं जानता हूँ कि डाइवर्जेंट r वेक्टर जो होता है वो 3 कहलाता है, 3 इंटू dv, यानी कि वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा दिस इज 3v, और वॉल्यूम का मैं फॉर्मूला जो है दिस इज 4/3 पाई r, यानी कि 3 का स्क्वायर लिखा होगा ये, तो यानी कि 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया, दिस इज 27 इंटू 4 इंटू पाई, यानी कि हमारे पास होगा दिस इज 108 पाई। करेक्ट ऑप्शन इज डी। लास्ट क्वेश्चन इज 25 क्वेश्चन को मैं यहां पर सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप मुझे सॉल्व करके बताइए कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो। तो डियर फ्रेंड्स, यहां पर मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। आप अगर मेरे ब्लॉगर पर विजिट करना चाहते हैं तो ब्लॉगर पर विजिट कर सकते हैं www.sonendgupta.blogspot.com पर, साथ में मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इस लेक्चर को आपको देखने में कैसा लगा है तो लेक्चर को लाइक शेयर करना ना भूलेगा, साथ में इस लेक्चर को 100 लाइक तक पहुंचाने में मेरी हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता।